Welcome once again to a platform एकलव Academy, the platform realizing dreams। जैसे कि हम एक रीजनिंग की जो दो सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, एक क्लासेस की डे 1 डे 2 और एक ये प्रैक्टिस सेट की। नॉर्मली अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट जिसको टारगेट किया था यूपीएसआई, आज हम टारगेट करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए। बाकी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कैन ट्राई इट, यू कैन सॉल्व इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर टारगेट दिल्ली पुलिस है तो और किसी में क्वेश्चंस नहीं अप्रोच होंगे या और किसी में यूजफुल नहीं है। कोई सा भी एग्जाम हो, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस क्वेश्चन स्लॉट फिर के वही होते हैं। स्पेशली आज हम इसको दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट करते हुए लगाते हैं। ठीक है, चलिए कैसे है, क्या क्या क्वेश्चंस है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक दुकानदार कीमत टैग पर अंकों को निम्नलिखित अनुसार वर्णों से बदलकर दर लिखता है। यानी वो क्या करता है कि अंकों को किस में लिख देता है, वर्णों से बदलकर उसमें दर लिखता है। दर का मतलब उसकी कीमत। और ये हमें दे रखा है इस तरीके से 1 R ठीक है। ये ऊपर सारे गिनती है और नीचे सारे मतलब ऊपर नंबर है और नीचे सारे अल्फाबेट है। यानी कि 9 को के लिख रहा है, ऐसे कोई भी चीज होगी तो इस तरीके से वो अल्फाबेट में लिख रहा है। क्या दिया गया है, यदि कोई ग्राहक 2 वस्तुएं खरीदता है जिनकी कीमत टैग पर आईआईटी और एनआईसी के लिखा है तो उसे कुल कितनी राशि अदा करनी होगी। यानी उसने अंकों के बदले इन्हें लिखा है ना, तो क्या इनको अंकों में चेंज कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आई कितने पे है, आई 7 पे है 7, और टी कितने पे है, हमारा टी है 6 पे। तो एक चीज कितने की हुई, 776, यानी कि 776। एनआईसी के एन कितने पे है, 4 पे है। ठीक है, आई कितने पे है, दोबारा से 7 वही आ गया। सी कितने पे, 8 पे, और के कितने पे है, 9 पे। क्या करना है, दोनों को ऐड कर दे भाई, कुल राशि पूछी है ना, तो 6 और 9 15 और 1 ये कितना हो गया 16 और 1 ये हो गया 15 और ये हो गया 5565। द आंसर इज सी, 5565। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OEHM वर्णों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी। देखिए, ये जो सार्थक शब्द बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको सजेस्ट करूंगी इनको हमेशा रिव्यू बाद के लिए कर दीजिए। मतलब इनका आंसर तब करिए जब आपको रीजनिंग या जितना भी पूरा पेपर है करने के लिए आपके पास टाइम बच जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे सवाल अटेम्प्ट करने में टाइम भी दे देते हैं, इनकी एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा एक जो होता है ना, इसमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं हो सकती कि आपको 24, क्योंकि देखिए OEHM इसके फैक्टोरियल 4 है। 4 का मतलब है 24। अगर मैं O को इधर, E को इधर, मतलब वर्णों को सेट करूं तो टोटल 24 टाइम्स इधर इसे लिखा जा सकता है। अब 24 में सार्थक यानी कि अंग्रेजी शब्द कितने हैं, इंग्लिश के कितने वर्ड्स हैं जो सार्थक है यानी मीनिंगफुल है, उनको छाटना तो 24 को लिखना पॉसिबल नहीं है, इतना तो टाइम हम दे नहीं सकते। हम इधर उधर वर्ड्स को करके अंदाजा लगाएं, ये जरूरी नहीं है कि हमारा दिमाग सारे वर्ड्स पे पहुंच जाए। तो माय सिंपल सजेशन इज दैट इस तरीके के क्वेश्चन तब करिए जब आपका पूरा पेपर हो चुका हो। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपने टाइम भी दे दिया और बाद में ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाए जो आपको बहुत अच्छे से आते थे, जिनकी एक्यूरेसी 100% होती है। तो करिए, लेकिन इन क्वेश्चन को लास्ट में करिए जब आपका टाइम बच जाए अगर। ठीक है, देखते हैं OEHM। देखिए OEHM से एक वर्ड बनता है होम। ठीक है, बाकी इससे कोई वर्ड नहीं बनेगा, तो आंसर हो गया 1। अब आप सोचिए, ये तो मैंने आपको बताया है, मेरे को प्रैक्टिस है, बट आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आप देखते रहेंगे कोई और वर्ड तो नहीं बन रहा, कोई और वर्ड तो नहीं बन रहा, यानी इसमें जो होगा वो आपका टाइम कंज्यूम जरूर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये दे रखी आपको एक सीरीज है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया है आपस में, आप देख लीजिए। 7 अट्ठे 56 और 56 3 168 आएगा, 6 6 36 चौक 144। तो एक बात देखिए, अगर मैं यहाँ पे 6 पंजे 30 आएगा ना, तो 30 में कितने का गुणा करूं जो आंसर आए वो 120 आ जाए, क्योंकि नीचे में क्या दे रखा है 120। तो ऑब्वियस है 30 चौक 120।
ठीक, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर मुझे करना है, और जब सभी लोग इसका आंसर कर देंगे उसके बाद में कमेंट बॉक्स में पिन करके सबसे ऊपर टॉप पे आपको इसका आंसर दिखाई देगा, तब आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, यदि निम्नलिखित शब्दों को कोश में दिए क्रम से उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। देखिए, उल्टे क्रम का मतलब है डिक्शनरी में जो सबसे बाद में आएगा वो फिर उससे दूसरा वाला बताना है, ठीक है, यानी पहले से तीसरा मान लीजिए, पीछे से दूसरा। अब डिक्शनरी में क्या होता है, मान लीजिए ई से आपको 50 वर्ड 1000 वर्ड दे रखे हैं, तो ई से 1000 वर्ड से उनमें कौन सा पहला आएगा, हम दूसरे लेटर को देखते हैं। ई ए वाले पहले होंगे, ई बी वाले बाद में होंगे, ई सी वाले उसके बाद में, ई डी वाले उसके बाद में, ठीक है, इस तरीके से डिक्शनरी चलती है। तो अगर हम इसमें देखेंगे सब सारे वर्ड्स ई से स्टार्ट हैं, वी कांट डिसाइड कि पहला वर्ड कौन सा आएगा, दूसरा भी एक्स है, सब में नहीं डिसाइड कर सकते, तीसरा सब में पी है, नहीं डिसाइड कर सकते, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कौन सा है, चौथे पे एल है, फिर आर है, फिर क्या है एल है, और फिर क्या है यू है। तो अब इससे हम बता सकते हैं भाई एल एल आर यू, ये इससे हम डिसाइड कर सकते हैं ना अब, क्योंकि स्टार्टिंग के तो मान लीजिए ये तो कैंसिल हो गए, इनसे हम नहीं बता सकते डिक्शनरी में पहले कौन सा होगा, बाद में भाई सब ई एक्स पी से है। तो नेक्स्ट वर्ड पे गए, नेक्स्ट वर्ड पे हमने देखा ये तो पता चल गया पहला और दूसरा वाला तो एल एल वाले होंगे, उसके बाद आर आता है, उसके बाद यू आता है। तो अगर हम पीछे से देखें सबसे पहला ये, दूसरा ये, ठीक है, तो कौन सा वाला हो जाएगा, आर वाला कौन सा है, एक्सप्रेस, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस सेट में हर बार इंक्लूड करती हूँ और हर बार आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए इसमें बहुत लंबा सा एक दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है ये बटे होते हैं। अब जब बटे होते हैं तो मैं इसमें से थोड़ा अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये 1 2 3 4 हमें कितने 5 जितने भी दे रखे हैं, ए सी बी सी रिपीट हो रहा है ना, समझ में आ गया, सीरीज जो है वो रिपीटेड है। तो ए सी बी सी और ए सी बी सी, तो बी ए सी सी, ऑप्शन इज बी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी समझाया था ये सीरीज कितने तरह की होती हैं। ये हम 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम और सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उनको नहीं किया है वो सॉल्व कर लें, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का अप्रोच समझ में आएगा, किस तरीके से कौन से मेथड का यूज करके हम उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। देखिए ये CHSL में आया हुआ सवाल है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को घुमाते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन ज्यादातर हैं ये SSC में आए हुए सवाल हैं, और SSC दिल्ली पुलिस तो लगभग जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बहुत हद तक सेम है, ठीक है। चलिए, 3 पुत्रियों का एक एक भाई का मतलब है भाई 4 बहनें हो सबका, अभी हम अगर 4 बहनें हैं तो सबका एक एक भाई का मतलब भाई तो एक ही होगा ना, तो बस एक भाई प्लस एक पिता, टोटल मिला के कितने पुरुष हो गए, 2। बस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किया था, ठीक है। नेक्स्ट, दिनेश और रमेश मोटरसाइकिल पर एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशा में एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। दिनेश का गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रमेश की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट के पश्चात दोनों के मध्य कितनी दूरी होगी। भाई एक पॉइंट से दोनों ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया और विपरीत दिशा में चले, तो मान लेते हैं एक इधर गया तो एक इधर गया, ठीक है भाई, विपरीत दिशा का एक पूर्व में तो एक पश्चिम में। अब क्या बोला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है दिनेश, तो मान लीजिए दिनेश इधर वाला है, यहाँ पे पहुंच गया अब, और तो ये दूरी कितनी चली उसने, 60 किलोमीटर 15 मिनट में, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 60 मिनट में 60 किलोमीटर, ठीक है, वो हाँ 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितना चल दिया होगा, सीधी सी बात है 15, ठीक है। और ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो इसका 1 मिनट का निकाल लेते हैं। देखिए 60 मिनट में चल रहा है वो कितना, 44, भाई 44 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में 44
ठीक है। तो 1 मिनट में जिसको निकालना होता है उसे नीचे रख देते हैं। ये हमारा निकल आया 1 मिनट का, और हमें निकालना कितने का है, 15 गुना यानी 15 मिनट का। तो काट दीजिए, 15 चौक 60 और 4 को काटेंगे तो 11 चौक 44। ये 11 चला इधर वाला इंसान और ये 15 चल गया। ये यहाँ है और ये यहाँ है, दोनों की दूरी कितनी हो गई, 15 और 11 26 किलोमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस आपको कभी भी किसी सवाल में कोई अगर परेशानी होती है, सोल्यूशन नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष हैं, 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। देखिए, इसमें एक बात बोली गई है कि आपको जो कथन दे रखा है, हो सकता है वो एक नॉर्मल जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनसे अलग हो, पर आपको वो कथन ही सही मानना है। सही का मतलब है आपको उसी कथन के निष्कर्ष निकालने हैं, कथन चाहे फैक्चुअल हो या ना हो। ठीक है। तो कथन हमें क्या दे रखा है, अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, एक सजेशन है, और सभी गरीब सादा रहते हैं। दूसरा, हमें 2 कथन दे रखे हैं। इन कथनों को सत्य मान के हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं। भाई सादा जीवन ज्यादा जीना चाहिए नॉर्मल से और ज्यादा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इस कथन के हिसाब से कि वो फिजूल खर्च करते हैं। कि पहले भी एक कथन निष्कर्ष आए थे, मैंने आपको बताया था जो निष्कर्ष होना चाहिए वो कथन से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये फिजूल खर्च की बात नहीं आई, सादा जीवन की बात हो रही है। सादा जीवन बहुत सारी चीजों से हो सकता है। ठीक है। सादा विचारों से, सादा बहुत सारी चीजों से, केवल खर्च से ही जीवन का मतलब नहीं होता है। तो इससे हम ये नहीं निकाल सकते। दूसरा, गरीब धन की बचत करते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते। इसलिए ना तो निष्कर्ष पहला निकलता है और ना ही निष्कर्ष दूसरा। द ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम संख्या युग्म चुनिए। ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने इसको छोड़ा हुआ है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। बाद में आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं आपने सही आंसर किया था या नहीं किया था। तो प्रश्नाकृति, इसमें हम देखते हैं, इसको कंप्लीट करना है। देखिए, ये होता है आकृति पूरी करिए। ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से सेम इमेज कौन सी है, साफ साफ दिख रही है हमें, ये वाली। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्णों के बीच बीच में एक विशेष नियम का पालन करके वर्ण छोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है। तो भाई एक किसी नियम के आधार पर वर्ण है, हमें वो देखना है कौन सा ऑप्शन एक ही श्रृंखला को फॉलो कर रहा है, यानी कि विशेष नियम का पालन करके वर्ण छोड़े गए, यानी सब में इक्वल छोड़े गए होंगे। इसको देखते हैं, बी डी। देखिए, 2 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 6 पे आता है, 9 पे, ये 10 पे, इसमें। ठीक है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है, जिसको ये नंबर्स नहीं याद है, बस जस्ट एक बार देख लीजिए 10 मिनट के लिए वो क्लास। अगर आपको ना याद हो जाए तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आप इन नंबर्स को भूलना ही लाइफ टाइम भूल जाएंगे, कि ये नंबर आपको और इसके ऑपोजिट जो है रीजनिंग में वो आपको बहुत अच्छे से रट जाएंगे। तो एक बार अगर आपको नहीं याद है तो आप उस फर्स्ट जो क्लास है यानी डे 1 उसको आप देख लीजिए। चलिए, इसमें क्या है, 4 7 10 12 13। इसमें क्या है, 2 4 8 16 6। और इसमें क्या है, 1 3 6 8 10। देखते हैं भाई। देखिए, इसमें क्या फॉलो हुआ, 2, फिर इसमें क्या फॉलो हुआ, 2, इसमें क्या फॉलो हो गया, 3, इसमें क्या फॉलो हो गया, 1। क्या ये इसमें क्या बोला गया था, एक विशेष नियम का पालन करके वर्ण छोड़े गए हैं। विशेष नियम का मतलब है कि वर्ण या तो एक सीरीज चल रही होती 2 3 4 5 या 2 4 6 8 या सब एक जैसा। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, 2 2 के बाद 3 हो गया, फिर 1 हो गया, कुछ नहीं है ऐसा आंसर। इसमें 3 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, फिर 2 का कर दिया, फिर 1 का कर दिया। भाई ये भी कोई या तो 3 2 1 0 होता, या 3 जैसे भी होता है ना, 3 3 3 होता, ये भी एक विशेष नहीं हो गया। इसको देखते हैं,
2 से 4, इसमें कितने का गैप है? 2 का। इसमें कितने का गैप है? 4 का। इसमें कितने का गैप है? 8 का। हाँ भाई ये सीरीज लग रही है। अब आप सोचेंगे ये 16 से 6 कैसे, क्या है? देखिए मैं समझाती हूँ। ए में जब मैं आपको बोल दूं कि भाई ए में -1 करो तो कहाँ पहुंचोगे? जेड पे। जेड कितने पे आता है? 26 पे। मैं आपको बोल दूं जेड में +1 करो, कहाँ पहुंचोगे? ए पे। ए कितने पे आता है? 1 पे। यानी अल्फाबेट तो खत्म हो जाते हैं ना यहाँ पे। अब आपको बोला गया पी 16 पे, तो 16 में अगर मैं 6, ये 8 है, ठीक है, पहले यहाँ मैं समझती हूँ। तो 8 के बाद हम 16 ऐड करेंगे, और 16 में मैं अगर 16 ऐड करती तो कितना हो जाता है? यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 32। अब 32 पे तो कोई अल्फाबेट होता नहीं है, 26 पे ही खत्म हो जाता है। तो 26 के बाद 32 में कितना गैप है? 6 का ही तो गैप है। यानी कि मैं दोबारा ABCDEFG करूंगी, मतलब तो हम कितने पे आके रुक जाएंगे? 26 के बाद 6 पे। तो ये बिल्कुल सीरीज फॉलो हो रही है, 2, 4, 8, 16 एक क्रम फॉलो हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? तो आपको एक ऐसे 5 ऑप्शन दे दिए हैं, आपको इसका सार्थक क्रम यानी एक क्रम में लगाना है। तो एक ये किस तरीके से है? टाइप करना, प्रिंट करना, ओपन करना, सेव करना और क्लोज करना। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? नॉर्मली भाई कोई चीज है, कोई फाइल ओपन करेंगे, सबसे पहले हमें वर्ड पे टाइप करना है, चाहे किसी पे भी काम करना है, उसको ओपन करेंगे 3, फिर टाइप करेंगे 1, फिर उसको सेव कर देंगे भाई टाइप करने के बाद 4, फिर हम उसको प्रिंट कर लेंगे, लास्ट में क्लोज कर देंगे। यही तो एक प्रोसीजर होगा। तो 3, 1, 4, 2, 5 ऑप्शन इज C। नेक्स्ट, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है, और यदि टांगों को गिना जाए तो 580 है। कबूतरों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छे से समझिएगा इस सवाल को। देखिए खरगोश की कितनी टांगे होती हैं? 4, और कबूतर की कितनी होती है? 2। तो मान लेते हैं, आपको समझाती हूं मैं, टोटल सिर कितने दे रखे हैं? 200। यानी वहां पे टोटल मिला के 200 खरगोश और कबूतर है। लेकिन कितने कबूतर है कितने खरगोश है हमें ये नहीं पता, तो हमसे कबूतरों की ही तो संख्या पूछी है। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि सबकी 4-4 टांगे गिन देती हूँ। अगर मैंने खरगोश की 4-4 जितने भी सिर है, सिर उसमें खरगोश होंगे या कबूतर के होंगे, अभी मैंने सबकी 4 टांगे गिन दी, तो सबकी 4 टांगों का आंसर हमारा क्या आया? 800 आया। और हमें जो ओरिजिनल टांगे दे रखी है वो 580 दे रखी है, और हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 800। तो आप एक चीज देखिए, जो अंतर आया कितने का है? 580 और 800 में 220 का अंतर है। अब ये समझते हैं 220 टांगे ज्यादा आ रही हैं हमारी, आ रही है कि नहीं आ रही? दी तो 580 है टोटल टांगे, हमारी आ रही है 800। लेकिन ये फर्क क्यों आया? क्योंकि हमने 2 पैर वाले जो थे, ठीक है, उनके भी क्या कर दिए? 4 पैर कर दिए। 2 पैर वालों के भी तो 4 गिन दिए, सभी के हमने तो जितने भी सिर है सब में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया भाई। तो हमने क्या किया? 2 पैर वालों के भी 4 पैर गिन दिए। यानी कि जितने भी 2 पैर वाले जानवर हैं, हमने पर जानवर पे कितने पैर एक्स्ट्रा गिने? 2 पैर। ठीक है, क्योंकि 4 पैर में से अगर मैं 2 पैर निकाल दूं तो सिंपल चीज है, मैंने क्या किया? 2-2 पैर, जितने भी सिर है यानी जितने भी कबूतर हैं उनकी मैंने 4-4 टांगे गिनी, तो 2 तो है उनके पास, मैंने हर कबूतर पे 2 टांगे एक्स्ट्रा गिनी। टांगे एक्स्ट्रा कितनी हुई? 220। तो 220 का मतलब है कबूतर, हर कबूतर की ये 2 टांगे हैं, तो कबूतर इससे आधे होंगे ना टांगों से। ठीक है, तो कितने हो गए? 110। बस सिंपल हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेगमेंट में से RAGE, RAGE सब है भाई। TEAR, तो TEAR ये भी है। MEAN, MEAN ये भी है। RACE, देखिए यहाँ पे क्या फ्रेगमेंट में C है? C है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा RACE। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? देखते हैं। देखिए आयत अगर मैं एक में इसमें ही गिन लूं केवल, तो ये तो जस्ट डबल इमेज है ना उसकी दूसरी, तो एक में कितने, अगर मैं इस लाइन से देखूंगी, एक इधर, यानी कि एक पूरा ये, एक पूरा ये, और इस वाली लाइन से देखूंगी एक ये और एक ये, तो 4 है, और 4 दूनी 8।
ठीक है, कोई फॉर्मूला कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें सामने दिखाई दे रहा है। फॉर्मूलेस का यूज तब किया जाता है जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए संख्या समूह के समान संख्याओं का चयन करिए। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा और क्यों होगा, दोनों ही विद लॉजिक आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, राम और श्याम ने एक निश्चित स्थान से चलना शुरू किया। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया, फिर वह 4 किलोमीटर चला। श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। राम श्याम से कितनी दूर है? भाई एक पॉइंट से दो व्यक्तियों ने चलना शुरू किया था। राम उत्तर की ओर चल गया, 3 किलोमीटर चला और दाएं मुड़ा। ठीक है, तो दिशा दूरी में देखिए दाएं बाएं में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो हमेशा सुई का चलना ध्यान रखिए। अगर सुई ऐसे होती है घड़ी की तो इसका मतलब 12 बज रहे होते हैं। ठीक है, और जब सुई सीधे जाएगी तो 1 की तरफ, उल्टा जाएगी तो 11 की तरफ, तो दाएं मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा? यहाँ। ठीक है, तो कितना चला दाएं मुड़ने के बाद? 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन पहुंच गया? ये पहुंच गया यहाँ पे राम। अब क्या बोला? श्याम पश्चिम की ओर चला था, तो श्याम इधर इस वाले पॉइंट से पश्चिम की ओर कितना चला? 5। फिर वह दाएं मुड़ गया, तो देखिए सुई अगर यहाँ होती है तो 9 ही तो बजते हैं, 10 बजेंगे तो सीधे जाएगी, 8 बजेंगे तो उल्टा, तो हमें दाएं मुड़ना है यानी ऊपर की तरफ। फिर वह दाएं मुड़ के 3 चला, तो दाएं मुड़ के जब वो 3 चला तो यहाँ, तो देखिए ये और ये तो बराबर होंगे ना। ठीक है, अभी वो बिल्कुल इक्वल आ गया इसके, वो यहाँ आ गया। एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ है, तो दूरी कितनी हो गई? ये दूरी कितनी हो गई? 5। ये दूरी कितनी हो गई? 4। 5 और 4 9 किलोमीटर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, 3 दिसंबर 1990 रविवार है, तब 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा? देखिए कहने को यहाँ पे ईयर चेंज कर दिया है, लेकिन केवल क्वेश्चन को हमें घुमाने के लिए किया है। ये 3 दिसंबर है, ये जस्ट अगले साल की 3 जनवरी है। केवल कितने दिन का गैप है? 31 दिन का, क्योंकि दिसंबर लास्ट 31 का होता है, तो जो लास्ट मंथ होता है, जिसका लास्ट होता है, उतने ही दिन होते हैं। अगर यहाँ नवंबर होता तो 30 दिन। ठीक है, दिसंबर है तो 31। इसका मतलब है 31 को अगर मैं 7 से भाग करती हूँ तो 3 ही तो शेष बचता है, 28 तो कट जाएगा ना। हर 7 दिन बाद हमें पता है वही दिन रिपीट होता है, तो हर 7 दिन का मतलब है 7 चौक 28, 28 दिन तक रविवार आया होगा। 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, 28 दिन बाद बचे कितने दिन शेष? 3 दिन शेष। तो जो रविवार से 3 दिन आगे बढ़ाएंगे तो सोमवार, मंगल, बुध, आंसर है बुधवार। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक जो मिसप्रिंट है वो मैं बता देती हूँ आपको। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं एक घड़ी देखूं तो ये 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये और ये इनके बीच कितना होता है? 90 डिग्री का। तो 4 बजा रही थी और 4 से फिर वो 90 डिग्री यानी कि 7 पे आ गई, तो घंटे की सुई जब 7 पे आएगी तो कितना बजा रही होगी? 7। बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट, 7, 23, 31, 41, 53, 69 में विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम का मतलब है, देखिए देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 8 का, ये 10 का, ये 12 का, और यहाँ कितना का होना चाहिए था? 14 का। तो 14 का अगर होता तो 67 होना चाहिए था यहाँ पे, तो आंसर है 69। नेक्स्ट, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो स्त्री उस पुरुष से क्या संबंध रखती है? देखिए वो एक महिला का परिचय करा रहा है और कह रहा है जो महिला के पिता हैं। ठीक है भाई, महिला के पिता, ठीक है, मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये किसी के इकलौते पुत्र हैं, तो इनकी माँ तो ऊपर है, ये रही। और जो व्यक्ति कह रहा है भाई ये इनके इकलौते पुत्र हो गए, और जो व्यक्ति कह रहा है वो मेरी माता के पुत्र हैं, यानी कि ये तो भाई एक, जब इनके इकलौते पुत्र ये हैं तो इसी की तो माता हुई, इसी व्यक्ति की ये माता हुई। तो जब इन्हीं की माता हुई तो यही व्यक्ति बात कर रहे थे, तो महिला उनकी कौन है? पुत्री। यानी अगर मैं बोलूं मेरी माता की इकलौती पुत्री, तो सिंपल सी चीज है ना, मैं ही तो अपने बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी माता की इकलौती पुत्री यानी मेरी माँ भी है और उनकी पुत्री भी इकलौती है, तो मैं ही तो हुई। ठीक है, इसी तरीके से। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। वॉन, दिनार, पाउंड, इराक। तो देखिए वॉन,
दिनार और पाउंड मुद्रा है, करेंसीज है, इराक एक कंट्री है, तो ये विषम हो गया। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए तीनों वॉवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। दिए गए विकल्पों में से इसमें भी हमें वही करना है। इसकी अगर हम डिजिट काउंटिंग करेंगे तो सबका 17 आ रहा है, इसका 17 नहीं आ रहा है। देखिए 7 और 7 14 और 3 17, 9 और 6 15 और 2 17, 7 और 4 11 और 6 17, लेकिन 8 और 5 13 और 1 14। तो जो आंसर हो गया वो 581 है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करना बताए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी बिल्कुल टाइम रहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। बाकी अगर आप रीजनिंग अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो डे 1 डे 2 करके जो सीरीज चल रही है उसमें आपको ए से लेके जेड तक पढ़ाया जाएगा हर एक टॉपिक, तो आप उसको देखिए, आपको बहुत अच्छे से वहां पे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज है जिसमें चीजों को, ये उनके लिए स्पेशली जो एक बार रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हैं वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो न्यू है, पुराने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। लेकिन हाँ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो क्लासेस को जरूर फॉलो करिए डे 1 डे 2। थैंक्स अगेन, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।